नमस्कार दोस्तों, आज मार्केट की बात करें तो मार्केट कुछ इतना बड़ा नहीं था, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स निफ्टी अप था। ओवरऑल लेकिन एक चीज़ तो है कि जो हमने वो कहते हैं ना कि फ़ियर फैक्टर था कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट 4 दिन पहले मार्केट के लिए कि भई ये मार्केट क्या बहुत गिरने वाला है और क्या बीजेपी सरकार नहीं आने वाली, वो सबसाइड हो रहा है। और आप देख सकते हो कि अभी वापिस हम लोग 22,400 को क्रॉस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट आगे है, अभी ऑल टाइम हाई टच कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ जो पहले थी डरा डरा रही थी कि भई 3 फेजेज़ के इलेक्शन के बाद क्या स कुछ नो पलटी आ सकती है या सरकार कम सीट मिलेगी, ये अभी डर जा रहा है। तो एक अच्छी बात है ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नो अभी भी मेबी ये जो 2019 का एक रेप्लिका हो रहा है कि मार्केट इनिशियली 3 और 4th फेजेज़ तक मार्केट गिरा था, बाद में रिकवर हुआ था और जब इलेक्शन आया का रिजल्ट आया, उससे पहले एग्जिट पोल के टाइम तो उसने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई टच कर चुका था। तो ऐसा भी सिचुएशन इस टाइम लग रहा है कि हो सकता है पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मार्केट में काफ़ी रिजल्ट आए और काफ़ी स्टॉक्स ऊपर भी गए। आज कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टॉक्स में विल टेक वोडाफोन आइडिया, महिंद्रा महिंद्रा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, पीबी फिनटेक, इन्फो एज की भी बात करेंगे। क्या-क्या मेन पॉइंट्स है उनके नो एज़ ए इन्वेस्टर आपको क्या देखना चाहिए इन सब स्टॉक्स में। तो पहले वोडाफोन आइडिया की बात करें। वोडाफोन आइडिया आपको भी पता है ना रिटेल का एक फेवरेट स्टॉक है। हाँ, एंड में हम लोग काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन्स भी लेंगे जो मुझे कमेंट बॉक्स में सब डाल रहे हैं। उसके भी मैं रिप्लाई दूँगा। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई क्वेश्चन हम आंसर करें स्टॉक रिलेटेड या सेक्टर रिलेटेड, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, नेक्स्ट टाइम वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं, काफ़ी निवेशकों ने पूछा है वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया कल रिजल्ट आया, अराउंड 7,600 करोड़ लॉस। अब उनका 10,600 करोड़ का तो ऑलमोस्ट सेल्स है। इतना बड़ा लॉस क्योंकि उनके ऑलमोस्ट 1.9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उनकी डेट है। इंटरेस्ट कॉस्ट से इतना बड़ा है, इंटरेस्ट कॉस्ट इतना बड़ा है कि जो पूरा आप जितना भी EBITDA कमाते हो वो पूरा चला जाता है, ऊपर से ये 7,000 का लॉस आके खड़ा है। अब इस टाइम पे लोग बोलते हैं कि चलो तो भी आज स्टॉक गिरा नहीं, 13 पे था। ओवरऑल अगर आप देखो तो आधे आड़ 1% ऊपर ही था। अब ये कह रहे हैं ना कि सभी इन्वेस्टर अभी ना बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, या तो वो कहते हैं कि भाई चल गया तो चल गया, नहीं तो भी पैसे पानी में। लेकिन इट्स अ वेरी टफ जॉब क्योंकि अगर आप देखो तो उनका कंपटीशन किसके सामने है? एयरटेल के सामने है, जियो के सामने है, जिनके पास मनी मसल है। और आपको पता है 5G रोल आउट इतना ईज़ी नहीं है, बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है। उनके सीईओ ने बोला कि नेक्स्ट 2-3 साल में वो 50,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। एक चीज़ तो है, ये जो एफपीओ उनका आया उसकी वजह से एक तो चीज़ हो गई कि भई ये डूबेगी नहीं कंपनी। ये सर्वाइव करेगी। और यहाँ से अगर लक फैक्टर साथ में रहा, जो आरपू इंक्रीज होने की बात हो रही इलेक्शन के बाद, मे बी 15-20% से प्राइस बढ़ेगी। 15 बी 20 भी नहीं, शायद 20-25% से बढ़े। तो अगर 20-25% से बढ़े और अगर हम लोग इसका अगर भी सेल्स भी पकड़ लूँ, अगर 10,500 है और उसका 15% फॉर एग्जांपल जस्ट एन रफ कैलकुलेशन, तो भी 1,500 करोड़ ज़्यादा मिले, तो भी उनका डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। अब ये कवर करने में उनको काफ़ी फंड रेज़िंग करनी पड़ेगी आगे जाके। तो ये अगर तो एज़ ए इन्वेस्ट आप पूछोगे तब मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं वोडाफ़ोन में? देखो ये आप पे है कि आपको ये रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, कि हाँ, लेकिन ये आप इस तरह से लोग रिस्क ले रहे हैं कि चलो यार कंपनी डूबने नहीं वाली है, तो अगर वो चल गई, तो शायद मेरे डबल, ट्रिपल, 4 गुना पैसा भी हो सकता है। तो ये रिस्क लेके आपको जाना है। ये रिस्क लेके सभी निवेशकों ने अभी इन्वेस्ट किया है। लेकिन पूरी दुनिया वोडाफोन आइडिया में घुसी हुई है। ₹13 का स्टॉक है, तो रिटेल इन्वेस्टर का तो फेवरेट है। लेकिन एज़ ए इन्वेस्टर ना आपको थोड़ा सोच के जाना है कि ये किस तरह से मैं रिस्क ले रहा हूँ और आपके रिस्क प्रोफाइल देख के इन्वेस्ट कीजिए। अगेन गाइज़ मैं यहाँ जो भी बोलता हूँ वो आपको खुद एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना है। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, लेकिन ये सब एजुकेशन पर पॉइंट ऑफ व्यू है, नथिंग लाइक नो रिकमेंडेशन मेरे एंड से। दूसरे एक स्टॉक की बात करते हैं, एमएनएम। क्या बढ़िया रिजल्ट आया, जबरदस्त ब्लॉकबस्टर रिजल्ट। और आप देखो आज एमएनएम 8% अप था। ये स्टॉक काफ़ी हमारे भी रेडार में रहा है, काफ़ी टाइम हमने ये अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट भी किया था। ओके चलो ये भूल से भूल गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये स्टॉक ओवरऑल अच्छा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी अच्छा फोकस है। द मेन थिंग इज़ उनका जो एसयूवी सेगमेंट है,
वो बहुत ही बढ़िया परफ़ॉर्म करें। उनके जो मॉडल्स आते हैं, अब जो नया मॉडल आने वाला है, उसके लिए भी बहुत ही ऐसा बोला जा रहा है कि ये अभी तक की सबसे ज़्यादा बुकिंग होगी वो मॉडल में, और एम&एम बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, एंड ओवर द टाइम आप देखो तो पिछले 1 साल में 90% से ये स्टॉक बढ़ चुका है। रिज़ल्ट भी अच्छा है, और काफ़ी सारे ब्रोकरेज ने भी उन्हें अच्छा खासा टारगेट भी दिया है। तो ओवरऑल एम&एम, अगर आप बोलोगे नहीं लेकिन टाटा मोटर के सामने इतना वो नहीं भागा है, तो देखो यार, टाटा मोटर एक अलग ही लीग में है। टाटा मोटर ने जिस तरह से परफ़ॉर्म किया है, जिस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की है ईवी की, वो अलग ही लेवल है। इसलिए आपने देखा वो 180 से वो ₹1000 चला गया था पिछले 3 साल में, ओके? तो ये स्टॉक भी बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ, अगर आप लीडर बोलोगे तो ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स है अभी, लेकिन एम&एम एसयूवी सेगमेंट में बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करा है। इसलिए आप देख सकते हो ना, काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई ये स्टॉक प्राइस में उसकी, एंड अगर आपके पास है ना, यू कैन टेक अ डिसीजन, बट यस, थिंग्स लुक मच मच बेटर फॉर एम&एम पर्सपेक्टिव। दूसरा एक स्टॉक की बात करें तो हम लोग बात करते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स की। क्रॉम्पटन ग्रीव्स आज 15% बढ़ा है। अगर 15% क्यों बढ़ा है? क्योंकि देखो, एक था वैल्यूएशन गैप था। अगर आप बात करो ना कि जब क्रॉम्पटन ग्रीव्स को आप हैवेल्स के साथ कंपेयर करो या किसी और, यानी नो काफ़ी सारे हैं जो अपने इलेक्ट्रिकल्स गुड्स में हैं, उन सामने कंपेयर करोगे ना, तो ये काफ़ी वैल्यूएशन वाइज़ काफ़ी लो था, और उसने ठीक-ठाक रिज़ल्ट दिया है। ऐसा नहीं कि बहुत आला-ग्रान रिज़ल्ट दिया है, लेकिन जो रिज़ल्ट दिया है उससे, और जो उसके ऊपर जो कॉम्पिटिटर, उसके वैल्यूएशन का बहुत बड़ा गैप था, और ये अभी गैप बीच हो रहा है। तो ये नॉर्मली होता है कब, कि जब आप 4th प्लेयर, 5th प्लेयर होते हो ना, तब जाके अगर आप अच्छा परफॉर्म करें तो ये वैल्यूएशन गैप जब ब्रीच होने लगता है। इसलिए आप देखो, एक अच्छा खासा बड़ा जंप आया इस स्टॉक में। ओवरऑल थिंग्स आर मच मच पॉजिटिव फ्रॉम हियर। आल्सो गाइस, अगर अगर जाके इलेक्शन का रिजल्ट फेवरेबल आया और कल उठ के रियल एस्टेट और इंफ्रा में डेवलपमेंट आएगा, तो ऑफ कोर्स ये नो गोदरेज कंज्यूम इलेक्ट्रिकल्स का फायदा ही होने वाला है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यस, ये सॉरी, गोदरेज क्या बोला, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के में मुनाफा ही होने वाला है, और अच्छा खासा ग्रोथ भी हो सकता है। तो वही फोरकास्ट लेके ना काफ़ी अच्छा 15% से स्टॉक बढ़ा है। अब दूसरे एक स्टॉक की बात करें हम लोग, वो है इन्फो एज। इन्फो एज भी आज आप देखो कि वो भी काफ़ी अच्छा 6% से ज़्यादा बढ़ा है। इन्फो एज का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। ये बीच में परफ़ॉर्म इतना नहीं करा, लेकिन आप देखो उन्होंने कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट किया। अगर आप देखो, ज़ोमैटो है, पीबी फिनटेक है, फिर काफ़ी बड़े उसमें इन्वेस्ट किया। अगेन, उनका जो मेन बिज़नेस है वो है नौकरी डॉट कॉम, और वो काफ़ी टाइम से ना इतना चल नहीं रहा था, क्योंकि अगर आप आईटी की बात करो तो आईटी सुस्त पड़ा हुआ है। तो देखो, ज़्यादा सीवी आईटी में घूमते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ उन्होंने बात की कि भई आईटी में अभी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, और लोग अब रिक्रूटमेंट चालू कर रहे हैं। अगर आईटी में रिक्रूटमेंट चालू हो रहा है तो नौकरी को डायरेक्ट फ़ायदा होता है। तो यस, उस लेवल पे नो काफ़ी आप देख सकते हो कि काफ़ी एक्साइटमेंट है ये स्टॉक के रिले ये स्टॉक बढ़िया स्टॉक है। एक तरह के आप बोलो तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट जैसा ही स्टॉक है, जो काफ़ी सारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, और ऑफ कोर्स नौकरी उनका मेन प्रोडक्ट है, और मैजिक ब्रिक्स आई थिंक है। तो ओवरऑल नो कंपनी ने ओवरऑल ठीक-ठाक परफ़ॉर्म किया है, एंड अभी का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, और उसका बेनिफिट भी देखो कैसे मिल रहा है इनको, कि जैसे उन्होंने ज़ोमैटो में इन्वेस्ट किया। अब ज़ोमैटो कहाँ है? ऑलमोस्ट 200 के पास पहुँच गए। काफ़ी अदर स्टॉक्स भी उनके जो थे, काफ़ी ऊपर पहुँच गए। तो उसके वजह से ना डायरेक्टली ये कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। So overall, things are better for Info Edge also. When we talk about PB Fintech का almost 1.8% नो जो प्रमोटर बेच रहे थे, और उन्होंने बोला कि they wants to use that funds and for certain like debt reduction. बट ओवरऑल देखो क्या होता है कि मार्केट का फायदा सब उठाते हैं, और ऑफलोडिंग होता है, और इलेक्शन से पहले ना सब लोग ऑफलोडिंग करना चाहते हैं। वही प्रमोटर ने किया। अब क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, पता नहीं है ना इलेक्शन रिजल्ट क्या आएगा। देखो, मानते हैं कि सब फेवरेबल आएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो क्या करोगे? अगर आप वेदांता की बात करो तो वो भी कुछ 8,600 करोड़ के उठाने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सब इलेक्शन से पहले सब अपना नो बेसिकली ये सब नो जो भी उनको प्रोवाइड करना है फंडिंग के लिए, वो प्रोवाइड करके फंडिंग ले रहे हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो, इलेक्शन के बाद सडनली अगर मार्केट गिर जाता है तो क्या होगा? तो इसीलिए आप देख सकते हो पीबी फिनटेक का, लेकिन उसका ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा स्टॉक में। नॉर्मली अगर अगर नो
ओनर सेल करते हैं ना तो स्टॉक गिर जाता है, लेकिन इतना खास गिरा नहीं था। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव, एंड पीबी फिनटेक ओवरऑल भी अच्छा परफॉर्म किया है। ये कुछ एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 3 क्वार्टर से ना प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है। देखो कोई भी इंटरनेट एज, न्यू एज कंपनीज़ अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी देती है ना, वो एक बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि इतना ईज़िली नहीं आता है। ज़ोमैटो को भी बहुत टाइम लगा, पीबी फिनटेक जैसे पेटीएम, वो सब तो अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है। नायका एक और है कि जो प्रॉफिटेबल, और इनका जो वैल्यूएशन होता है वो अलग ही लेवल पे होता है। वो आप डायरेक्टली 15 या 20 या 30 का पी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यू एज कंपनीज़ होते हैं ना, वो भागती भी उस तरह से। तो लेकिन हाँ, वो आपको प्रॉपर एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना है, लेकिन पीबी फिनटेक आपको भी पता है, पॉलिसी बाज़ार की बात कर रहा हूँ ना, वो उनके लिए वो इंश्योरेंस सेक्टर जो है उनका ऑनलाइन, आई थिंक और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आस-पास, और इंश्योरेंस सेक्टर ओवरऑल ग्रो होगा तो उनको फ़ायदा भी होगा आगे जाके। लेकिन हाँ, वो बेसिकली ये बात हुई कि जैसे यूपीआई आता है, वैसे ही इंश्योरेंस में भी एक तरह से यूपीआई आने वाला है, जहाँ आप डायरेक्टली इंश्योरेंस स्विच कर सकते हो। लेकिन वो फ्यूचर की बात है, उसका थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक पीबी फिनटेक ने अभी अच्छा खासा काम किया है, और ओवरऑल नो थिंग्स आर बेटर फॉर पीबी फिनटेक आल्सो। दूसरा एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी कल, अगर आपने जो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, जहाँ एक बंदे ने पूछ लिया अपने फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमण को कि ना कि क्या है बेसिकली नो, आई एम पेइंग सो मच ऑफ टैक्सेस जैसे ब्रोकर, एज़ अ ब्रोकर, और बेसिकली गवर्नमेंट मेरा स्लीपिंग पार्टनर है, और गवर्नमेंट कुछ करेगी या नहीं करेगी हमारे लिए। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और ये उसमें सीतारामन जी ने कोई आंसर नहीं दिया। लेकिन एक एक चीज़ है कि एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ द राइट क्वेश्चन टू आस्क। गवर्नमेंट इतना टैक्सेस ले रही है, आप हर जगह टैक्सेस ले, और एज़ ए इन्वेस्टर मिडल क्लास पीपल वी डू पे नो फाइल अ रिटर्न एंड वी पे टैक्सेस। वो कहाँ जा रहा है हमें पता नहीं है। बट यस, these are the this type of question should come in the public forum, and minister should give the answer। अब उन्होंने तो आंसर नहीं दिया, चले गए, लेकिन हो सका देखो, मैं देख लूंगा अगर क्लिप मिलते तो मैं शायद कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूं वो। लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप थी, जो जहाँ बना जो जहाँ उनके पास भी आंसर नहीं था। चलिए, तो ये सब पॉइंट थोड़े मुझे बताए थे आज के लिए। ओवरऑल थिंग्स आर मच मच बेटर एट आवर नो मार्केट लेवल। बाकी कल भी मार्केट चालू है, अगर आपको पता ना हो तो। डिजास्टर रिकवरी के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आई थिंक 2 घंटे, एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे पता नहीं है, लेकिन स्लॉट वाइज मार्केट भी चालू है। चलिए, अभी अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो हमने मेंबर्स ने पूछे, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में डाला। अगर आप अच्छा, जाने से पहले गाइस आप लाइक शेयर वीडियो जरूर करना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, मैं नेक्स्ट सेशन में 100% ले लूंगा इसको। चलिए, तो लेट मी टेक द क्वेश्चंस। सो पहला जो क्वेश्चन आया है कि जो मैंने कल ही एक टाटा कंज्यूमर पे एक 15 मिनट की एनालिसिस की थी। उससे बोला कि टाटा कंज्यूमर कौन से भाव में खरीदना है। ये क्वेश्चन पूछा है मनीलाल पटेल 7733 ने। तो मनीलाल जी, ये तो मैं बोल सकता हूँ कि टाटा कंज्यूमर ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, हाई वैल्यूएशन है, तो एवरी डीप आप चाहो तो बाय कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के करना। बट यस, ओवरऑल द स्टॉक्स लुक्स ओके। इट्स अ लार्ज कैप स्टॉक, तो डिसेंट रिटर्न के लिए ऑफ कोर्स आप इस पे जा सकते हैं। अगर आप लोगों को टाटा कंज्यूमर का डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में डालूंगा, वो आप देख सकते हो। कितनी सीट मिलेगी? आई थिंक विनय विनय कनकारिया बोल रहे हैं कि 385 सीट्स मिलेगी। तो मैं वॉच तो नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि पता नहीं क्या होगा। लेकिन हाँ, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई 385 या 400 में होगा, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर बीजेपी इतनी सीटें ला सकते हैं, देन इट्स अ वेरी गुड फॉर द गवर्नमेंट, एंड आल्सो इट इज़ गुड फॉर द शेयर मार्केट पार्टिसिपेंट आल्सो, क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट से मार्केट काफ़ी अप जाता है। देन कार्तिक, नाइस एनालिसिस सर। ओके, ये ओके, टॉप स्टॉक्स की बात कर, हाँ, टॉप स्टॉक्स सेक्टर्स की बात करते, कल ही हमने कल शाम को ही मैंने एक लाइव सेशन किया था, जहां मैंने बात की थी कि कौन से सेक्टर, कौन से टॉप स्टॉक्स आपको ध्यान में रखने हैं ये इलेक्शन के लिए। तो अगर आप चाहते हो, आप जाके वो देख सकते हो। इट इज अवेलेबल इन यूट्यूब, और मैं लिंक दे दूंगा, तो उससे आपको काफी आइडिया मिलेगा कि यहाँ से आप कैसे निवेश कर सकते हो।
ओके, विनोद पटेल बोले कि 400 सीट मिलेगी, वो काफ़ी बुलिश है। अ, कुणाल शेरी टाटा मोटर्स शेयर इलेक्शन के बाद बढ़ेगा? देखो बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल थोड़ी अभी क्या है कि रिज़ल्ट इतना ग्रेट नहीं आया है, बट ओवरऑल आई थिंक वो थोड़ा प्रेशर रहेगा, बट आई थिंक अगर मार्केट बढ़ेगा तो वो भी बढ़ सकता है। अ अ, विष्णु अग्रवाल, बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक का एनालिसिस चाहिए। तो बैंक ऑफ इंडिया ओवरऑल आई विल बोथ द बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक आई विल नो नॉट गो फॉर इट, बिकॉज़ ये ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर स्टॉक ना काफ़ी अच्छे चल चुके हैं। तो पहले क्या था, एक वैल्यूएशन गैप था। अब आज से 2 साल की बात करें पहले तो नो, ये सब प्राइस टू बुक वैल्यू देखना बहुत ज़रूरी है जब आप बैंक्स को देखते हो। वो 0.5, 0.6, 0.7 में मिल रहे थे। अभी वो सब 1 के ऊपर चले गए और अच्छा खासा जो वो जो गैप था बिटवीन प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक, वो काफ़ी लो हो चुका है। और जब ये लो हो जाता है ना, दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो, बट वन थिंग इज श्योर कि काफी चीजें ऑलरेडी डिस्काउंट हो गई है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। तो यहाँ से भी मुझे नहीं लगता कि पब्लिक सेक्टर इतनी बैंक भागे कि वो हमेशा प्राइवेट बैंक को आउटबीट कर दे। जो आउटबीट करना था वो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये चीज रखना। तो मैं तो प्राइवेट बैंक की तरफ जाऊंगा रेदर देन बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक। मिस्टर विष्णु, आपके लिए बोल रहा हूँ ये। अ, राज राज बी मल्लिका जी 3093 अदानी 1300 पे। ओके, सो अदानी स्टॉक पोर्ट की बात कर रहे हैं, जो मैंने अदानी पोर्ट पे कल वीडियो बनाया था। अदानी पोर्ट आई थिंक आप रख सकते हो। ओवरऑल आई थिंक कोई मुझे इतना बड़ा इशू नहीं है। ओवरऑल डिसेंट इनफ स्टॉक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जस्ट अ सजेशन, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, क्योंकि सेबी जो होती है बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो अदानी, आई थिंक अदानी पोर्ट इज एन डिसेंट इनफ स्टॉक, आई थिंक यू शुड कीप इट। और हर एक लेवल पे अगर नीचे आते तो आप बाई भी कर सकते हो। राज सोफान, द क्वालिटी ऑफ एनालिसिस एंड इन डेप्थ एनालिसिस इनकम्पेरेबल। एचसीएल की बात करें, एचसीएल का जो वीडियो बनाया था उसे, थैंक्स राज। टाटा कंज्यूमर, गोली 3889, अच्छा टाटा कंज्यूमर लिया हुआ है, क्या करे इसमें? तो बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आप ऑप्शंस की भी बात करें तो ऑप्शंस का तो मैंने ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक में बने रहे। नारायण अदानी पोर्ट, प्लीज होल्ड दैट स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष्मान आयुष्मान गलगिन 3396 रेडिंगटन स्टॉक एनालिसिस सर। रेडिंगटन ओवरऑल ओके स्टॉक है। आई थिंक बेटर आईटी स्टॉक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। और मैं एक चीज तो मैं समझता हूँ कि ये जो रिसेंट करेक्शन आया है आईटी स्टॉक्स में, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है अगर आपको इन्वेस्ट करना है इन सब स्टॉक्स में, क्योंकि कभी ना कभी तो रिवर्सल साइकिल होगी, कभी ना कभी तो जैसे बात हो रही है अक्टूबर नवंबर में यूएस इंटरेस्ट रेट कट करेगा और वहां का जो आउटलुक है वहां बेटर होगा। तो ये हमारे कंपनीज है आईटी की, 90% से ज्यादा वो एक्सपोर्ट करती है, करेक्ट? तो बेसिकली इसके वजह से ना अपना लुकआउट अच्छा रहेगा। तो आई थिंक अगर एडिंगटन रखना है तो रखिए, लेकिन एक लेवल पे आप स्विच कर सकते हो बाकी अच्छे स्टॉक में। नीलेश नीलेश रायचुंत्रा 3415 जी एंटरटेनमेंट, व्हाट टू डू? जी एंटरटेनमेंट अवॉइड कीजिए, क्या करना है उसमें ना, क्यों जाना है आपको उस स्टॉक में जहां हमें ही पता नहीं कि क्या होने वाला है? प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे जी एंटरटेनमेंट देखो, जब प्रमोटर का इतना इशू हो, जब मैनेजमेंट का इशू हो, जब ये एक एक बंदा सीईओ बैठा है जिसकी होल्डिंग मे बी 2-3% है और वो पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर का कोई से नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखो कि सोनी और जी का मर्जर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सीईओ फ्लेक्सिबल नहीं थे और सोनी साहब बोल रहे थे कि इनको निकालो। काफी सारी बातें होगी, हमें ज्यादा डिटेल में पता नहीं है, लेकिन जब इस तरह की कंपनी होते हैं ना, तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक नीलेश जी, नो यू शुड अवॉइड जी एंटरटेनमेंट। अगर आपके पास है तो आप भी कभी भी सोचो यहाँ से निकलो कैसे। ओवरऑल मीडिया स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते। एक एक जमाना था जब नेटवर्क 18 और वो सब ने, सब टीवी भी और सब ने बहुत परफॉर्म किया। आई डोंट थिंक एट दिस लेवल नो वन शुड गो फॉर एनी एंटरटेनमेंट स्टॉक्स। ओके,
चलिए। देन पंकज जैन बोल रहे हैं रेलवे डिफेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स करना चाहिए। आई थिंक बेसिकली रेलवे डिफेंस अगर बात करें तो अगर मोदी जी आ गए वापस, आई थिंक ये सेक्टर हमेशा फ्लेवर में रहे और यहाँ से भी ग्रो हो सकते हैं और उनको हमेशा फेवरेबल प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। तो आई थिंक अगर आप में ऑलरेडी हो रेलवे डिफेंस, रुक जाओ, इलेक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा है, फिर आप डिसीजन ले सकते हो। तो चले गाइस यहीं तक रखते हैं, और क्वेश्चंस में कल ले लेंगे। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर लिखिए। होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो का मेन तात्पर्य, मेन मोटो यही है कि पूरे दिन में मार्केट में क्या हुआ और कुछ कुछ स्टॉक का जो मेन जो हलचल मची है, उनके बारे में आपको कुछ बताने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।